एक के बाद एक पता नहीं शेयर बाजार को क्या नज़र लग गई है, एक के बाद एक संकट आता ही जा रहा है। पहले ट्रम्प टैरिफ से शुरू हुआ और फिर ईरान वॉर शुरू हो गया, ये खत्म होने वाला है, अल नीनो शुरू हो गया। मुझे लगा जब अल नीनो जाने लगे ना तो हम लोग नींबू मिर्ची जो टांगते हैं ना वो कुछ टांगना पड़ेगा। क्यों सुनील जी, आप लोग क्या नींबू मिर्ची समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सुनील जी नहीं हाँ, समझते? बिल्कुल समझते हैं। हम इसको समझते हैं? आंख लग गई कहते हैं, आंख लग गई, और इसके लिए हम वो एक पाउडर होता है जिसको डालकर हम अच्छा, नहीं नहीं, हम लोग के यहाँ सैटरडे को सैटरडे यूजुअली आता है कोई ना कोई, वो ढेर सारा नींबू मिर्ची लेके वो सबके घरों के सामने टांगता है। ये अच्छा, पंकज जैन साहब जानते होंगे, दिल्ली में बहुत ज्यादा ये चलन है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ तो ये जो ये है लक्ष्मण जी, मैं आपके यहाँ। चार पांच नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी, ये आंख लग गई और नजर लग गई ना, ये तो पूरे इंडिया में ही प्रचलित है। मैं भी सरप्राइज था। अच्छा, मैं कोई डिस्कशन देख रहा था तो एक एक फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया से सम आई हर्ड दिस टर्म, आंख लग गई, राइट, जिसको नजर लग गई बोलते हैं नॉर्थ में। हाँ, करेक्ट। आई थिंक दिस इज हाँ दिस इज प्रेवलेंट। बट इसमें जो अनिल जी की बात है वो ठीक है, लेकिन आई थिंक ये हमेशा से ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। देखिए, अंटिल यू रियली बिकम अ वेरी इवॉल्व्ड कंट्री, ये सब पहले भी चलता है। ये सिर्फ जो 2020 से 2024 के बीच में इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने शुरू किया है, उनको लगा है कि ये एक तरफा वर्ल्ड ऐसे ही चलता है। और उसमें भी अब आप समझ सकते हैं उसको कि प्रॉब्लम्स उस समय भी थी, एफडीआई स्लो होना शुरू हो गया था, लेकिन वो मास्क हो गई विद द यूफोरिया ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के। मार्केट में अब कोई मार्केट्स को रोक नहीं सकेगा। रैली रैली ठीक होती है, हाँ। है, हाँ, राइट। तो आई थिंक ये रियलिटी चेक्स सबके लिए जरूरी होते हैं। ये सब समस्याएं आती जाती रहती हैं, किस कंट्री में नहीं होती हैं, हर देश में होती हैं। और जब आप डेवलपमेंट की राह पे बढ़ रहे हैं तो फिर तो ये सब जायज है, राइट। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आर एक बार आप पॉलिटिशियंस को पावर दे दीजिए, उनसे निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कंट्री में। एंड वी हैव हमारा मैं इसको दूसरे तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा था अनुराग जी, कि हम लोग क्रिकेट में कहते हैं ना, हम लोग चेज ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे जो समस्या आती है तो उस दौरान हम लोग अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ वैसा ही हो रहा होता है कि अच्छे से अब समस्या सामने आ गई। वैसे मैं एक दो बार आपको बताया भी था कि सरकारी महकमे में एक बहुत कॉमन सा डायलॉग होता है कि हम लोग बहुत दूर की नहीं सोचते हैं, जब नदी आएगा तो हम लोग पुल बना लेंगे, इस परसेप्शन में रहते हैं ये लोग। तो शायद वैसा ही होता है। एफआई जा रहे थे तो भाई डेट में हमने टैक्स फ्री कर दिया, फिर और नहीं रुकेगा तो फिर इक्विटी में सोचेंगे, कुछ ऐसा थिंकिंग चल रही होगी। लेकिन अल नीनो की जो बात कही अनिल जी ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे। ये दरअसल इसको हम लोग अभी ट्रम्प टेंट्रम के चक्कर में भूल चुके हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही गहरा असर डालने वाला है। सुनील जी, इसका आकलन आप लोगों ने अभी से करना शुरू किया है कि नहीं? नहीं, देख रहे हैं, बट आई थिंक 1 महीना का टाइम देना चाहिए। जून 10 इस पीरियड में मानसून की शुरुआत होती है। बाय जुलाई 10 to 15 मानसून की हालात ठीक होती है। और खाली एक बात है कि ये जो नंबर्स दे रहे हैं ना, ये एवरेज रेनफॉल का, मुझे उससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। मुझे डिस्पर्शन ऑफ मानसून से ज्यादा है। समझिए कि मुंबई शहर में बारिश ही नहीं आती है, दिल्ली में नहीं आती है, चलता है। मगर जहां पे गेहूं और चावल उधर की जो सीडिंग होती है ना, उधर थोड़ा भी बारिश आ जाए तो ठीक होता है। तो मुझे डिस्पर्शन को स्टडी करना है, उसको तो 1 महीना देना चाहिए कि कैसी जा रही है। तो वो बात एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर डूइंग द इफेक्ट ऑफ द मानसून। वो बात। सेकेंड चीज है जो अनिल जी कह रहे थे कि रूरल डिमांड, एक ग्रीन शूट्स दिख रही कि रूरल डिमांड रिवाइव हो रहा है, ये हो रहा है। मगर अगर ये हो गया तो उधर एक ड्राउट का सिचुएशन आ गया तो रूरल डिमांड में इफेक्ट आएगा, तो जनरली वो कंजम्पशन के लिए नेगेटिव होता है। तो वो बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इन्फ्लेशन का डर, मैं मानता हूं कि फूड इन्फ्लेशन की बात गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है थ्रू समवॉट सिचुएशन। ये ऑयल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ही गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो मेरा कंसर्न इज ऑन द डिमांड साइड ऑफ इट, एंड उसके कारण जो जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है, ये सब मोर वरिंग है। बट लाइक आई सेड, मैं 1 महीने का टाइम उस मॉनसून को स्टडी करने के लिए ले लूंगा, उसके पहले रिएक्ट नहीं करूंगा। 1 महीने का टाइम यहाँ पे लेंगे। पंकज जैन साहब, आपके लिए अभी ये थ्रेट दिख रहा है या फिर अभी इन्वेस्टर्स अभी इस पे रिएक्ट नहीं करेंगे? लक्ष्मण जी,
अगर हम इसको जैसे 0.1, 0.2, 0.3 की तरह देखें, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जो हमारी बातें होती हैं फंड मैनेजर से या इवन सम ऑफ द एफआईज, अभी एल नीनो का चिंता इतनी बड़ी चिंता नहीं है. आई थिंक स्टिल अ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ गेम है जब तक एक्चुअली और 15-20 दिन में डाटा पूरा ना आ जाए. डेफिनेटली जिस तरह का अभी तक का डाटा है, मैं देख रहा था जो कल तक का भी डाटा है, जो अभी जो हमारी नॉर्मल मानसून होते हैं उससे करीब 26% डेफिसिट डाटा है. और जो प्रोजेक्शंस है एल नीनो में कि जो पहले 92% आ रही थी एवरेज लॉन्गर टर्म डाटा की, उसको 90% कर दी गई है. बट क्या स्टॉक मार्केट अभी एल नीनो को लेके पैनिक मोड में आ गई है? मेरे को लगता है अभी भी एक चिंता बहुत ज्यादा क्रीप इन हुई है. अभी भी शायद जो वॉर हैगी, जो गल्फ में वॉर है, उसकी ज्यादा चिंता है कि कब खत्म होगी. जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया यूएस में अगले कुछ एक हफ्ते में, जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी ज्यादा एक ऑप्टिमिज्म या चिंता है. तो एल नीनो को लेके आई थिंक वेट एंड वॉच पॉलिसी जरूर है, हर की नजर में है. इट्स अ बिग फैक्टर जो हमारी कंट्री में है. डेफिनेटली अभी हम एग्रेसिवली डेवलपिंग कंट्री है, बट स्टिल मानसून इज अ बिग फैक्टर फॉर इरिगेशन. बट काफी इरिगेशन फैक्टर्स या काफी सारे इरिगेशन फैसिलिटीज कंट्री में डेवलप भी हो गए हैं. सो मैं अभी भी और मे बी अनदर 2 weeks एज अ ब्रोकर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ पर्सन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स, आई थिंक एल नीनो में वेट एंड वॉच रहेगी. सो एक चिंता है, एक प्रश्न चिन्ह हैगी, बट क्या अभी भी वो चिंता एक पैनिक मोड में आ गई है? मेरे को लगता है भी नहीं है. तो पीपल आर स्टिल वेटिंग. और हमें नहीं भूलना चाहिए जैसे कि अगर थोड़ी सी भी मानसून एग्रेसिव हो जाती है आने वाले दिनों में, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आई थिंक अब हमारी कंट्री रेजिलियंट हो गई है. जो आज से 20-30 साल पहले जो मानसून कम होने का इफेक्ट होता था, उतना ज्यादा इफेक्ट अब नहीं है. सो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. बट एज ऑफ टुडे मेरे को लगता नहीं है. तो मैं कार्यक्रम के शुरू से पहले एक और चीज देख रहा था कि एल नीनो का मतलब क्या होता है. मतलब एल नीनो करते हैं, एंड सरप्राइजिंगली जो एआई ने थ्रो किया कि देयर इज नथिंग लाइक एल नीनो का कोई मतलब नहीं है का, इट्स जस्ट अ स्पेनिश टर्म. सो दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज फॉर मी. सो अभी मेरे को लगता है कि इतनी चिंता नहीं है मार्केट्स में. ठीक है, एक प्रश्न चिन्ह है, एंड स्टिल होप है कि शायद थोड़े से मानसून यहाँ से और एग्रेसिव आने वाले वक्त में हो सकती है. हालांकि अनिल जी एल नीनो पे बड़ा रिसर्च किए हुए हैं. अनिल जी बताएंगे, जरा बताइए क्या है मामला. देखिए एल नीनो क्या है, एल नीनो का कॉन्सेप्ट क्या है. जब हमारे यहाँ जो ट्रेड विंड चलती है ना, आप लोगों के लिए बता दूं, जो साउथ अमेरिकन एरिया है, अनुराग जी जानते हैं, साउथ अमेरिकन जो कोस्टल एरिया है वो जनरली गर्म रहता है. और वहां से जो गर्म जल धाराएं हैं, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वहां से जो गर्म जल धाराएं हैं वो ईस्टर्न ट्रेड विंड के साथ बह करके वो जो गर्म पानी है वो आता है आपके ये इंडोनेशिया की तरफ में, इस एरिया में. और यहां आकर के वो पानी, वो जो गर्म पानी है वो यहां आकर के गर्म ज्यादा रहता है. तो जहां गर्म रहेगा वहां पे फिर वो भाप बन के पानी उड़ता है. ये हम लोगों ने 6-7 से मेरे ख्याल से वो साइकिल पढ़ी थी वाटर. तो यहाँ चूंकि ये सब इक्वेटर के एरिया है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, इस एरिया को अफेक्ट करता है. चूंकि इक्वेटर सबसे गर्म जगह है, तो वो जो गर्म पानी जो वो हवा के साथ इधर आता है वो यहाँ पर भाप बन के उड़ता है. और हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज जब भाप ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, तो वहां बारिश होती है. तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, इसमें हमें बरसात बढ़िया मिलती है. अब एल नीनो क्या कॉन्सेप्ट है कि जब कभी रोटेशनल, क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन से इसका सीधा सीधा लिंक है, और जब ये हर 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद कभी कभार होता है कि जो वो ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये बड़ी फेमस ट्रेड विंड्स हैं, बहुत पुराने समय से नाविक इसको यूज करते आते थे अपने सेल बोट वगैरह के लिए. जब ये ट्रेड विंड स्लो हो जाती हैं किसी कारणवश, तो वो जो गर्म जल धाराएं हैं वो रह जाती हैं पूरे के पूरी जो है साउदर्न अमेरिका के पास, ब्राजील के पास जो है वो एरिया जो है वहां पे रह जाती है. और वो वहां पे भाप बन के पानी ज्यादा उड़ता है और बारिश वहीं ज्यादा होती है. हमारा एरिया कंपैरेटिवली ठंडा रहता है और यहां पर बारिश एकदम ड्राई हो जाती है. अब ये है, ऐसा नहीं है कि ये केवल नेगेटिव ही है, और इसकी संभावना इस बार जो है लक्ष्मण जी 90% बताई जा रही है. अब रिलीफ कहां है? रिलीफ एक ये है कि जब ऐसा होता है तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है इंडियन ओशन डायपोल, IOD, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. जब ये सिनेरियो होता है तो हमारे यहां दूसरी तरफ, यानी देखिए हम सी दोनों तरफ से हमारा जुड़ा हुआ है, इधर तो वो ब्राजील की तरफ से आया, अब दूसरी तरफ हमारे दूसरे साइड में है
अरब सागर में की तरफ जाएं तो वहां पे हमें अफ्रीका मिलता है। तो यहां पर एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारा एरिया तो हो गया ठंडा, और उसके बाद वहां जो है ब्राजील वाला एरिया ज्यादा गर्म, अरे ये अफ्रीका वाला एरिया गर्म हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां से फिर वो गर्म हवाएं उठती हैं, भाप को लेकर इंडिया पे आती हैं, बरसाती हैं। तो ये एक संभावना अभी भी व्यक्त की जा रही है कि आईओडी या इंडियन ओशन डायपोल की वजह से जो एकदम खत्म हो जाने वाली संभावना थी कि बारिश एकदम नहीं होगी, वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर है जहां से कि आएगा। क्या कहें, इंडियन ओशन डायपोल, डायपोल, हाँ, ये जो है आईओडी, इसका ये बने, माहौल बने, इसका मुहूर्त बने, ताकि ये अल नीनो जो है वो खत्म हो। उसके इफेक्ट को थोड़ा काउंटर करता है ये, और वहां से रिलीफ मिलती है। कम से कम इस साल के लिए पंकज जैन साहब को अल नीनो का एक्सपीरियंस ना करना पड़े। वो जानते भी नहीं बहुत चीजों को, तो छोड़ दिया जाता। पंकज जैन साहब के हिसाब से चलना चाहिए।